बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके पहले पार्ट बना चुका है जिसमें मैंने सारणिक मान, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, प्रसार करना वगैरह आपको बता दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पार्ट 2 करते हैं जिसमें मैंने बोला प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। याद रखना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बिना आप डिटर्मिनेंट का यानी सारणिक का बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करते हैं, इसके सॉल्यूशंस मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो चलिए चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी नंबर पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर टर्न इनटू कॉलम। रो को क्या बना दिया जाए, कॉलम, एंड कॉलम आर टर्न इनटू रोज, और कॉलम को क्या बना दे, रो। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे 1 2 -1 3 -2 3 -1 2, और यहाँ पे देखिए 0 2 1। जैसे ही मैंने इसका सारा सॉल्यूशन किया, याद करिए जिसको ये सॉल्यूशन नहीं आता है इसके पहले जो वीडियो बनाई है वो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन अब बार बार इसका अभी इधर नहीं बताऊंगा। सो जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन किया, क्या आया, -17। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, रो को कॉलम या कॉलम को रो, जो बोलना है आपको बोल सकते हैं। देखिए बीच वाले यहाँ पे देखिए 130 कहाँ आ गया, 130 ऊपर। कॉलम 1 को क्या बना दिया, रो 1। 2 -2 को क्या बना दिया, रो, कॉलम 2 को रो 2। -1 2 1 -1 2 1, रो 3 को, सॉरी कॉलम 3 को क्या बना दिया, रो। इसको जैसे ही सॉल्व किया, क्या आया, -17। इधर भी आया, क्या आया, -17। क्या बोला था, प्रॉपर्टी ने जो बोला था वो हमने क्या कर दिया, प्रूव करके दे दिया है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। याद रखना, प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना काफ़ी नेसेसरी है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, आप डिटर्मिनेंट्स को ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं बना पाएंगे डिटर्मिनेंट से, यानी सारणिक से। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, इंटरचेंज माने आपस में चेंज कर दें दो को, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज ओनली इन साइन, तो उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। सॉरी, कोई भी दो रो और कॉलम को आपस में अगर हम बदल देते हैं तो उनके क्या बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे, चिन्ह। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे क्या लिया, एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन किया, कितना आया, -17। ये पुराना ही वाला एग्जाम्पल है आई थिंक। ठीक है, कितना आया, -17। अब यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, बीच वाली लाइन मैंने एज इट एज रखी, ज्यों की त्यों, 3 -1 और 2, और ये दोनों मैंने स्विच कर दिए, बदल दिए। 1 2 -1 कहाँ आ गया, नीचे, और 0 2 1 कहाँ चला गया, ऊपर, भेज दिया। जैसे ही मैंने इसका सॉल्यूशन किया, कितना आता है हमारा, 17। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपस में अपना स्थान बदल लें तो साइन चेंज हो जाएगा, आंसर वही आएगा 17 17, लेकिन साइन बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, या प्लस का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 पे आए। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी मैंने सॉल्व करके रखी है यहाँ पे। पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, ये है R1, ये है R2, ये है R3, यानी रो 1 रो 2 रो 3। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम कैसे हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, पेपर में आपको प्रूफ अगर करने को आए तो करके देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, 0, ये हो गया डायरेक्ट वैल्यू, आपको माइंड में रखना ही है। अब प्रूफ देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने देखिए, ये है मेरा C1 C2 और C3, ये दोनों देखिए यहाँ पे देखिए, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, ये दोनों आपस में क्या है, सेम सेम, ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं हमको, सेम सेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। प्रूव करके देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है, इनका सॉल्यूशन इसका लास्ट क्लास में आपको बताया गया, आप देख सकते हैं। क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ओके, यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर हमसे 4 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ आ रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ आ रो, रो का हर एक एलिमेंट या फिर कॉलम, या तो रो का हर एक एलिमेंट या तो कॉलम का, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, माने रो में रो का या कॉलम का हर एक नंबर किसी से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट के, कांस्टेंट के का मतलब कोई नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर या संख्या आ जाएगी, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा इसके टाइम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। समझिएगा इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 को। वो बोल रहा है अगर हम रो या कॉलम में जिसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा उतने ही गुना हो जाएगा। अगर 2 का गुणा करते हैं तो ओरिजिनल आंसर अगर हमारा 5 है तो जो बाद में आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जे मैंने डिटर्मिनेंट लिया जो पिछली बार लिया था, इसका आंसर कितना आ रहा था, 17, और मैंने यहाँ पे क्या किया, R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का। R2 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। जैसे ही हम लोग 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 2 1, ऊपर से कोई मतलब नहीं, ये होगा 9, ये हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया। अब मैंने इस वाले का सॉल्यूशन किया, किसका, इस नए वाले पार्ट का, इस नए वाले पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, यानी सारणिक मान निकालेंगे। तो सारणिक मान जैसे ही मैंने निकाला कितना आया, 51। कितना आया, 51। पहले कितना आ रहा था, 17। मैंने देखिए रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी देखिए 3 गुना बढ़ गया, 17 3 51। आंसर भी कितना गुना बढ़ जाता है, 3 गुना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। सो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, यानी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट, जो भी बीच में लिखे रहते हैं ना, जो एलिमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में सम की तरह, यानी जोड़कर कोई चीज ऐसी लिखी गई है, कैसी, ऐसी जोड़कर लिखी गई है, ओके, तो क्या होगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा अच्छे से समझना। देखिए जो ऐसे ही लिखे हुए हैं उनको एज इट एज लिख दीजिए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे A2 A3, B2 B3 और C2 C3, जी मैंने एज इट एज लिख दिए। क्या होगा, A2 A3, B2 B3, C2 C3, ठीक है। नीचे का तो देखो जय कहते हो, लेकिन जहां पे जुड़ के लिखा था तो एक पार्ट आ जाएगा पहले वाले में और दूसरा पार्ट जाएगा किसमें, दूसरे वाले में। जैसे कि देखिए A1 मैंने यहाँ ले लिया, B1 मैंने यहाँ ले लिया और C1 मैंने कहाँ ले लिया, यहाँ। तो ऐसे ही अगला पार्ट कहाँ जाएगा, X1 यहाँ, Y1 यहाँ और Z1 यहाँ। तो मतलब इतने के बराबर ये दोनों होंगे, यानी अलग अलग डिटर्मिनेंट होंगे, इनको ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे, जिस पे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हर साल। क्या बनता है, लॉन्ग। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, पढ़ते हैं। इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट any row or column is added to the corresponding element of any other row or column, then the value of the new determinant so obtained is the same
एज डेट ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को नहीं आया होगा समझ में। देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, भली जे आप याद रहे ना रहे, लेकिन आपको जे एग्जाम्पल्स है ना, जे याद होना चाहिए। क्या बोल रहा है वो यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल लिया मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग जे, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैंने, कितना लिख दिया -8। कितना लिख दिया -8। यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है, किसी भी रो वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, R1 को क्या लिख दिया, R1 में देखिए जिसमें मैं चेंज करता हूँ यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, R1 में मैं क्या कर रहा हूँ, +2R2, ये मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये, ठीक है। बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बुक का एग्जाम्पल क्या है, काफ़ी टफ, जो आपको इजीली माइंड में नहीं आएगा। कहाँ है, हाँ, बुक में देखिए जे एग्जाम्पल दिया है वो आपका, जो कि थोड़ी काफ़ी बड़ा है, जो शायद समझ में ना आए, इसलिए मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है जो आपको समझ में आए। ओके, सो वो बोल रहा है करस्पॉन्डिंग्स वगैरह अगर होते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहाँ गए, तो न्यू डिटरमिनेंट सो ऑब्टेन इज द सेम एज डेट द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, माने जो आंसर आएगा वो न्यू की मतलब पुरानी की तरह आएगा। इसको अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में क्या लिखा है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा करके, एक सेकंड जे वाला ही है, हाँ, किसी निश्चित राशि से गुणा करके क्रमशः किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत घटकों से जोड़ या घटा दिया जाए, यानी वो बोल रहा है संगत घटकों से जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आता है। देखिए करके बताता हूँ क्या बोली हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ पे देखिए मैंने सारणिक लिया, ये इसका सॉल्यूशन आया -8, ठीक है। अब वो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, यदि किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत घटकों को जोड़ या घटा दिया जाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो 1 में ये चेंज कर रहा हूँ R1 + 2R2। सो यहाँ पे देखिए चेंज कैसे करेंगे, जे दोनों मैंने एज इट एज लिख दिए, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए पहले में क्या आएगा, पहले नंबर पे, सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, R1 यहाँ पे कितना दिया है मेरा 1, R1 मेरा कितना दिया है, मैंने लिखा 1 प्लस, ठीक है। फिर R2 हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना दिया है, रो 2 का पहला, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो इसकी हेल्प से निकलेगा, कितना दिया है -1, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 और इसकी वैल्यू है -1, क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 आएगा और 2 एकम 2, वो भी कितना आएगा -2, इसका आंसर आया -1, यानी पहले वाले पे क्या फेल होगा, -1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही R1 कितना दिया है हमारे ऊपर, R1 दिया है 2, R1 कितना दिया है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, R1 दिया है मुझे 2, R1 यानी यहाँ पे कितना दिया है 2, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे 2R2 यानी अब जो हमारा नीचे वाला ले लीजिए चाहे यहाँ वाला ले लीजिए, कितना 2 कितना दिया है हमारा, 2 तो फॉर्मूले ही में है, 2 जो हमने बनाया है 2, और R2 की वैल्यू क्या है 2, R2 की वैल्यू क्या है 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही हम हमें ये वाली वैल्यू निकाल लिए हैं, तो किस में रखेंगे, इसमें R1 में चेंज हो रहा है याद रखना, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और R1 कितना है हमारा, R1 है हमारा 3 लिखा मैंने, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 2 लिखा, R2 की वैल्यू कितनी है 0, R2 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, जे के आया 3, कितना आया 3, और यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, तो ये आया हमारा न्यू डिटर्मिनेंट। अब हम इसका आंसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आंसर। इसका सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे, चलिए करके दिखाई देता हूँ। इसका सॉल्यूशन वैसे किया हुआ है शायद, चलिए कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले -1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा -1, ब्रैकेट आया, ये
ये तो हो जाएगा मेरा 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो 2 एकम 2, कितना आया 2 आया। फिर आगे बढ़े हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 6 ब्रैकेट, ये हाइट 1 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, क्या होगा -1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 और -2 एंड -2 हो जाएगा। देखिए 3 लेंगे तो ये हाइट और ये हाइट, 2 एकम 2 माइनस का, और माइनस बीच में फॉर्मूले में आता है 2 एकम 2, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई हुआ -2, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो कितना आएगा माइनस माइनस मिलके प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस इधर ही रखा अभी 3, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई माइनस माइनस मिलके प्लस, दोनों जुड़ गए तो माइनस के 4 आए, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे माइनस के 2 एज इट एज प्लस 6, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और 4 दिया 12, माइनस माइनस के ऐड हो गए तो कितना हुआ 6 एज इट एज, और यहाँ पे हुआ जी हमारा 6 माइनस के 14 घट जाएगा तो कितना आया माइनस का 8, कितना आया माइनस का 8। देखिए इसके पहले हमने सॉल्व किया कितना आया -8, अब कितना आया -8। ओके, आई होप सो आपको जे वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे। किस पे बढ़ेंगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो, if all the element of a determinant above or below the diagonal, diagonal का मतलब होता है विकर्ण, diagonal का मतलब क्या होता है विकर्ण। if all the element of a determinant above or below the diagonal are 0, then the value of determinant is equal to product of its diagonal element। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख दिया 1। वो क्या बोला, सो यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिएगा, वो बोल रहा है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ आर डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द डायगोनल, अगर डायगोनल यानी विकर्ण के ऊपर और नीचे क्या हो 0, विकर्ण के ऊपर और नीचे क्या हो 0, तो वो क्या होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स डायगोनल। अच्छे से देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, विकर्ण कौन होता है जी, बीच में जो यहाँ वाले नंबर होते हैं ना, पेन नहीं चल रहा है, यहाँ वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है। ओके, ये मैंने विकर्ण बना दिया। अब बोला विकर्ण के अगर ऊपर के सारे नंबर या नीचे के सारे नंबर 0 हो, इस वाले में देखिए ये 0 ये 0 ये 0, इस वाले में देखिए ये 0 ये 0 और ये 0, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या निकलेगा, विकर्ण का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी विकर्ण का गुणा कर देंगे हम, विकर्ण में जितने भी नंबर है 3 गुणा 4 गुणा 2, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो गया 24। यहाँ पे क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 6 एकम 6। ओके, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी आई थिंक रही है, वो कहाँ लिखी है, हाँ, सो यहाँ पे देखिए ऑल जीरो प्रॉपर्टी। क्या है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो या सारे कॉलम 0 आ जाएं, जैसे कि देखिए यहाँ पे C1 C2 और C3, कॉलम 2 में देखूं तो कॉलम 2 में सभी 0 हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा 0 मान हो जाएगा। या फिर यूं बोल दीजिए सारी रो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएं, ये मैंने रैंडमली लिख दिया। अगर सारी रो 0 हो जाए, देखिए R1 क्या है पूरी 0, तो इस कंडीशन में भी इसका मान 0 हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितना भी समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर इसके रिगार्डिंग कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।